आज का जुडिशल कमीशन का इजलास कोरम नॉन जुडिस है। ये हो नहीं सकता क्योंकि इस जुडिशल कमीशन के अंदर एक कानूनी सुकम मौजूद है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का सरबराह बैठेगा। अब आईनी बेंच तो बने नहीं है, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा जुडिशल कमीशन की तकमील ही मुमकिन नहीं हो सकती। गुलामों की तादाद में इजाफा और उनको पीछे से हुक्म आया था कि 100 जज बना दो सुप्रीम कोर्ट के, तो हम क्या कर सकते थे। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि वो सारा इख्तियारात जुडिशरी के अपने खासुल खास लोगों के हाथ देना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट पैकिंग। पार्लियामेंट को इन्होंने गुलामाना इंस्टीट्यूशन बना दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी उसी हैसियत में लेके आ रहे हैं। सर्विसेज के चीफ हैं, उनकी मुद्दत में 3 से बढ़ाकर 5 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। हमारी अफवाज का अंदरूनी मामला है, इस बारे में बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूंगा, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुशामदीद। नॉर्मली इस प्रोग्राम की मेज़बानी आरफा नूर साहबा करती है, लेकिन आज कुछ निजी मसरूफियात के बायस इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं कर पाई, तो लिहाजा मेज़बानी के फ़राइज़ मुझे अंजाम देने हैं। नाज़रीन, आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों आइन के अंदर और कवानीन के अंदर तरामीम का एक बाज़ार सरगर्म है, और हमने देखा है कि आइन के अंदर 26वीं आइनी तरमीम हुई और अभी उसकी स्याही खुश्की नहीं हुई थी कि उसके बाद कहा गया कि एक और तरमीम 27वीं आइनी तरमीम आ रही है। अगरचे बाद में इसके हवाले से वजाहत दी गई कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पार्लियामान के कुछ एक्ट्स हैं जिनके अंदर तब्दीली की जा रही है। और फिर वो ये था शायद कि जिस शख्स के ऊपर दहशतगर्दी का शुबा है उसको 3 माह तक कस्टडी में रखने से मुताल्लिक कोई कानून नया लाया जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो कल के दिन हुआ, गोया कि लग ये रहा था कि वफाकी काबीना के भी बहुत सारे अरकान को मालूम नहीं था कि आज के दिन कौन से नए कवानीन मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं या किन एक्ट्स के अंदर बदलाव होने जा रहा है। और ऐसे ही हुआ कि 6 बिल लाए गए, जिसमें 3 बिल तो मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक थे, जिसमें सर्विस चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया, और जो अपर एज लिमिट है उसको तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया। अगर ज़रूरत पड़े तो कोई भी आर्मी चीफ़ किसी उम्र तक भी गोया कि अगर चाहें तो वो 80 साल तक 90 साल तक भी रह सकता है, और लिखा हुआ है इसमें, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और साथ में कुछ अदलिया से मुताल्लिक भी थी। पहले तो बिल ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पे 5 मज़ीद इजाफा कर दिया जिसमें, लेकिन अब उनकी तादाद को डबल कर दिया गया, क्योंकि 17 से अब 34 हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। और इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे भी जजेस की तादाद को 9 से बढ़ा के 12 कर दिया गया। और ये कल ही के दिन ये आए बिल, और आनन फानन कौमी असम्बली से, फिर उसके बाद सेनेट से मंजूर हुए। इस दौरान अपोजिशन सरापा एहतजाज रही, और 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत को अपना कांधा पेश करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब के अरकान भी उस ऐवान के अंदर सरापा एहतजाज बने, लेकिन किसी एहतजाज को कोई ना सुना गया और ये बिल मंजूर हो गए। और फिर रात गए, कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उन पर दस्तखत भी कर दिए, लिहाजा वो कानून बन गए और उनका फौरी तौर पर इतलाक़ भी हो गया। लेकिन अभी भी बड़ी कन्फ्यूजन्स बाकी हैं, और बिलखसूस जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसके बाद इस मुल्क के अंदर पहली बार आइनी बेंच तश्कील पा चुका है, जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को रखा गया है, और उनका नाम हुकूमत की जानिब से आया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी मुखालफत ख़ुद चीफ जस्टिस राजा अफरीदी साहब ने और दीगर सीनियर जजेस ने भी की, लेकिन हुकूमत ने जो नाम तजवीज़ किया था फारूक अशनायब साहब की जानिब से, जो हुकूमती नुमाइंदे थे एक तरह से इस जुडिशल कमीशन में, अल्टीमेटली उन्हीं के नाम के ऊपर इत्तफाक हुआ और 5 लोगों ने उन्हीं को वोट किया। तो ये अब चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? क्या हम समझते हैं कि अब हर चीज़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्लान मुकम्मल हो गई है, अदलिया की वो एक तरह से रिफॉर्म्स हों, या स्पीडी जस्टिस के लिए जो राह हमवार करनी थी, सारे एक तरह से मामलात मुकम्मल हो चुके हैं, या अभी भी कुछ बातें बाकी हैं कि जिनको लेके कुछ डिस्कशन आगे होगी और कुछ मामलात अदालतों में जाएंगे जहाँ पे उनके जवाब दिए जाएंगे। मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल मौजूद है, मुझे लिंक पे ज्वाइन किया बैरिस्टर आबिद साकी साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, आप भी माहिर कानून हैं और कोर्ट को कवर करते रहते हैं, सो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। मलिक असद डॉन अखबार के रिपोर्टर हैं, आपका भी शुक्रिया। तो गुफ्तगू का आगाज़ आबिद साकी साहब आप ही से करते हैं। सर, कैसे देखते हैं कल के जो जिस तरह एक्ट के अंदर बदलाव लाया गया और फिर उसके बाद
जो कंसर्न थे अपोजिशन की जानिब से, गोया कि ये लग रहा था उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत खुद अपने लिए एक बहुत बड़ा गड़ा खोद रही है और जो कुछ किया जा रहा है शायद ना तो कानूनी और ना आइनी है। क्या लगता है, और जो मोर इम्पॉर्टेंटली जो बुनियादी सवाल था कि अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया भी गया तो उसकी कोई वजूहात तो होनी चाहिए, लेकिन इस सवाल का कल हुकूमत के कोई भी नुमाइंदा जवाब नहीं दे पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। बात यह है हुजूर के जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है, एक तो यह है कि इसको जमहूरी निज़ाम कहना मेरा ख्याल है एक सवालिया निशान है। प्रोफेसर डॉक्टर वसीम साहब ने कि पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान पे वो एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत टर्म इस्तेमाल की है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है ये एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी। एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि इसका सारा कॉन्टेक्स्ट, इसका सारा तनाज़र, इसके सारे कवायद और ज़वाबित, ये सारे यहाँ की जो मुक़्तदर तबका है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो ही उसको डिज़ाइन करती है और उसको ऑपरेट करती है। अब इस लेजिस्लेशन के बाद जो हमारे कुछ दोस्तों की राय में पार्लिमानी बालादस्ती का ये सवाल था कि पार्लिमानी बालादस्ती हो रही है और उसकी वजह से इसको पार्लिमान को एम्पावर करना चाहिए, तो मेरा ख्याल इस सवाल का जवाब भी अब आपको मिल गया होगा कि ये पार्लिमानी बालादस्ती का तस्वर जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और असल में जिस तरह पार्लिमान को रेगुलेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, उसी तरह अदलिया को भी रेगुलेट करने और कंट्रोल करने की आपके सामने ये 26वीं आईनी तरमीम, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का बनना, फिर आज इस तरह इजलास में वो सारी नामजदगी हो गई। तो ये मामलात आहिस्ता आहिस्ता एक मैं समझता हूँ, अगर मैं मोहतात अंदाज में एक जुमला इस्तेमाल करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि रीकॉलोनाइजेशन ऑफ सोसाइटी का अमल शुरू हो चुका है। एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट रीकॉलोनाइजेशन का एजेंडा है और लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ एक इजिप्शियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर उस चीज़ की तरफ इशारे करती है। और इसको आप देख सकते हैं कि ये पार्लिमान जो है इसने तो अब मुद्दत भी बढ़ा दी है आर्मी चीफ की और एयरफोर्स की और नेवी चीफ की भी, तो 5 साल के लिए, फिर ये 5 साल के बाद रीअपॉइंट हो सकते हैं, फिर इनकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। और जो उम्र का तस्वर है वो भी जनरल जो एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ होगा उस पर वो रेगुलेशन और रूल्स भी जो आर्मी जनरल्स पे अप्लाई होते हैं विद रिगार्ड टू द लिमिटेशन ऑफ एज और टेन्योर ऑफ सर्विस, वो भी अप्लाई नहीं होंगे। इसके नतायज जो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे वो आपके भी सामने आएंगे, हमारे भी सामने आएंगे। और मेरा ख्याल है अब इसके बाद जो जमहूरियत का तस्वर है और जमहूरी निज़ाम की जो बका और इस्तेहकाम का सवाल है वो कतई तौर पर गैर मुतल्लिक हो चुका है। और ये पार्लिमानी बालादस्ती का जो एक ख्वाब दिखाया जा रहा था वो भी अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। और मुख्तसरन मैं ये कहूँगा, मैं एक फिक्रे से अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि ये एक मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है जिसमें आइन और कानून की बका और उसके वजूद का मेरा ख्याल सवाल ही बेमानी होकर रह गया। और ये तारीखी मैं यही नुक्ता जो आपने उठाया ये जरा यकीनन आपने जो आपके कंसर्न है शायद अपनी जगह पे वो दुरुस्त होंगे, लेकिन जो बात जदून साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कल मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में की, उन्होंने कहा कि जिससे पहले तो आर्मी चीफ 11 बरस भी रहते रहे और 6 बरस तो कह रहे प्रैक्टिस हो गई थी एक तरह से, तो हमने तो 1 साल कम कर दिया है। तो हमने अगर ये मुबारक हो इस बात पे कि 1 साल कम हो गया है, लेकिन देखें ये सवाल करना कि यहाँ तो मिलिट्री जनरल 11-11 साल रहे हैं और 9-9 साल रहे हैं, और यार ये अब तस्वर जो है इस तस्वर की बुनियाद पे इस मौजूदा तरमीम को जस्टिफाई किया जा सकता है। सही पॉइंट टेकन। जदून साहब आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या कहते हैं कि वाकई एक रास्ता अमरीत का खोला गया है या नहीं? वो जो एक एडवेंचर हुआ करता था किसी ज़माने में और शायद ख़तरा होता था कि जमहूरियत को फिर न लपेट दिया जाए, उसके सामने बंद बांध दिया गया है, क्या कहेंगे आप?
बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो आप सबसे पहले देखें कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो सॉवरेन है। पार्लियामेंट के किसी एमएनए को ये नहीं पता होता कि 1-2 मिनट पहले इवन वजीरों को नहीं पता होता कि कौन सा बिल आने वाला है, कौन सा लॉ बनने वाला है, उसके पैरामीटर क्या हैं, वो लॉ क्यों बनाया जा रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है नहीं है, आईनी तरमीम आ रही है, उससे क्या खदोखाल होंगे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और जिन लोगों ने लोग जो स्टेक होल्डर है इस आइन के अंदर, अवाम पब्लिक 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की, जो इस आइन का एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनको पता ही नहीं है। तो ये देखें ना, सबसे पहले तो आप देखें कि अगर आपकी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट जिस तरह मेरे भाई ने साकी साहब ने कहा है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन है या एनी अदर फोर्स ड्रिवन है, तो फिर आप किस तरह एक तवक्को कर सकते हैं कि एक जो है आप एक जमहूरी मुल्क में और एक कानून साजी जो होती है वो बड़ी जो है डिस्कशन होती है, बड़ी हाई लेवल की इंटेलेक्ट डिबेट हो रही है। तो ये तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हम एक तो ये 26वीं आईनी तरमीम से एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी आईनी दरार मैंने बहुत मुख्तलिफ चैनलों में काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ पैदा कर दी है, और ये दरार फिल होते तो पता नहीं 5 साल लगते हैं, 10 लगते हैं या 15 लगते हैं। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको वाइंड अप करते या रैप अप करते करते बहुत टाइम लगेगा। मुल्क आईनी और कानूनी तौर पे पीछे जा रहा है अब बकौल गवर्नमेंट के कि वो इकनॉमिकली तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जो दुनिया के अंदर तरक्की का मॉडल है वो तो यही है कि आप रूल ऑफ लॉ पे अमल करेंगे, आइन पे अमल करेंगे, पूरा अमल करेंगे। ये नहीं कि एक शेख पे अमल कर लें और 10 को आप तोड़ दें, तो फिर तरक्की होती है। तो हमें तो अब समझ नहीं आ रही एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ के वो तो मेरे ख्याल में शायद जदून साहब वो तो कह रहे हैं कि जो आइन के अंदर कानून के अंदर सुकम है वो उनको दूर करें। लेकिन मलिक असद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप तो क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, वकला बिरादरी भी सारे मामले को लेकर कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वहाँ से भी जो हमें डिस्टर्बेंस एक तरह से सिग्नल्स मिल रहे हैं, उनके कंसर्न इस सारे मामले पे क्या है, उनको क्या लग रहा है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, वजूहत उनके पास भी तो होंगी यकीनी तौर पे। जी शराजी साहब, इसमें आबिद साकी साहब और जहांगीर जदून साहब दोनों मारूफ वकील हैं। लॉयर्स की भी इसमें बहुत ज़्यादा आप देखें तो डिवीज़न है, और वो डिवीज़न की वजह ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, जो कि लॉयर्स की जो एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी होती है, वो फारूक अशनाइक साहब उसके वाइस चेयरमैन हैं, एहसन भून साहब और जो आज़म रज़ीज़ तारड़ साहब, अब तो खैर, लेकिन ये लोग जो हैं ये उसमें प्रीवेल करते हैं, इनकी जो है डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल को। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर आप देखें तो उसमें बड़ी उम्मीद थी हामिद खान साहब को भी, और वो कहते थे कि ये एक रेफरेंडम है, लेकिन वहाँ पे भी जो नताइज थे वो आपने देखा वो बरक्स आए। और उसकी जो वजह ये भी हो सकती है कि जो आज़म रज़ीज़ तारड़ साहब हैं, एक तो ये वज़ीर कानून है, और जो भी वज़ीर कानून होते हैं वो बार एसोसिएशंस जो हैं वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, वहाँ पे फंडिंग वगैरह होती है, उनका ग्रांट्स चनाट्स ज़्यादा होता है। बार एसोसिएशन वाले होते हैं, उन्होंने अपने देखें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्होंने कुछ काम भी करने होते हैं, तो इस वजह से जो लॉयर्स के अंदर जो है वो डिवीज़न भी है। लेकिन जो इनके कंसर्न्स हैं कि अब मैंने भी जिस तरह से आज ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और कल आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है नया, उसमें आपने देखा होगा, तो एक लिहाज से ये जो आईनी बेंच बना है, कहने को तो ये बेंच है लेकिन ये एक मिनी कोर्ट है, और जो इसके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं। वो आप समझें कि जो आईनी बेंच का सरबराह है उसके पास इख्तियारात जो है वो चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा होंगे। इंटरेस्टिंग। और अगर कोई कोई मुकदमा है, उसमें कोई वकील सवाल करता है जी ये तो आईनी नुक्ता है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाना चाहिए, चीफ जस्टिस सुन रहे हैं, तो फिर चीफ जस्टिस फैसला नहीं करेंगे, वो आईनी बेंच के सरबराह को भिजवाएंगे, जी आप देखें क्या ये आईनी है। अच्छा, ये अथॉरिटी उनके पास है। हाँ, आईनी मामला है या नहीं मामला, तो फिर वो आईनी बेंच अगर क्लियर कर देगा कि नहीं जी ये आप सुन सकते हैं तो फिर वो सुनेंगे, अदरवाइज वो पिटीशन उधर चली जाएगी। इंटरेस्टिंग। वो है कि मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू ऑपरेट करेगी वो भी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट्स में भी अभी जो आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, तो उसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट में तो बेंच बन गया, लेकिन एक तजवीज़ जो वहाँ पर ये भी आई
कि सिंध में जो कि रेजोल्यूशन पास हो चुकी है तो उसका भी जुडिशल कमीशन का इजलास आप बुलाएं ताकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन जाए। तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पटिशन्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने अभी से वर्किंग शुरू कर दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन मामला जो हैं वो ख़ास मखसूस बेंचेस सुनेंगे। लेकिन इसमें जो ज़्यादा बड़ी बात वो जो है वो ये है कि जो बाकी जजेज़ हैं हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, वो अब सुनेंगे ये केसेस, अपीलें सुनेंगे, कोई मर्डर रेफरेंस है, कोई सिविल सूट्स हैं, कोई ये जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, वो ये सुनेंगे। ये वाले मामला जो हैं जो वो तो खैर बिल्कुल अब वो नहीं सुनेंगे। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आज जो मीटिंग में उसमें जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं उन्हें तजवीज़ ये दी थी कि आप इस तरह करें कि आइनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस तरह से कर दें कि चीफ जस्टिस जो है वो उसके हेड हों और बाकी सारे उसके मेंबर, सारे जजेस उसके मेंबर हों। बड़े सादा है मेरा ख्याल में। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ताकि साहब, वैसे तजवीज़ तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो फिर 26वीं आनी तरमीम की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन जो नुकता असद ने भी उठाया है कि ये तो लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा नज़र आ रहा है। वो एक तरह से डिटर्मिन करेगा कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कौन से नहीं हैं। फिर उनके फैसलों के ख़िलाफ़ भी अपील शायद वहीं पे, अगर 5 रुकनी बेंच सुन रहा है तो कहीं 7 रुकनी सुनेगा। तो सर, अगर 7 रुकनी सुन भी रहा है तो 5 ने अगर अपना माइंड पहले से दे दिया है तो 7 सुन भी लेंगे तो फैसला तो तब्दील नहीं होगा। तो लग नहीं रहा कि वहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी कन्फ्यूजिंग सी है, कुछ समझ नहीं है हुकूमत को। अगर इतना बड़ा इंतज़ाम कर तो दिया है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो वहाँ पे इन प्लेस नहीं है। लेकिन देखें, सवाल ये है कि कुछ इश्यूज पे फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम का इशू है, कुछ बातें प्रिंसिपल्स की हैं और वो अखलाकी हैं। असूल जो है वो कुछ अखलाकी बुनियादों पर भी उस्तवार होते हैं। अब देखना ये है कि ये जो कुछ किया जा रहा है इसके पीछे मकासद क्या हैं। वो मकासद तो सारी दुनिया के सामने खुल के आ रहे हैं कि एक कैप्टिव पार्लियामेंट हो, एक होस्टेज कोर्ट्स हो और वहाँ पे हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हों और पार्लियामेंट भी हुकूमत की मर्ज़ी के, एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी के मुताबिक कानून साजी और आइन साजी करे। तो ये एक क्लैप्स ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। एक जो सिस्टम जिसको हमने चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया, आइन में जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का तस्वर था और यानी एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और एक इंटरनल एक मैकेनिज्म मौजूद था, वो तो सारा क्लैप्स हो गया। अब आइन नाम का रह गया है और आइन के अंदर दिए गए हुकूक की पामाली का जो आलम है वो भी आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये इसकी कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटीज़ का आप क्वेश्चन नहीं है कि हम उस पर अपनी बात करें और हम उसके कोई कानूनी मोशगाफियों से इन चीज़ों को यानी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में अब ये एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है और कौम इससे कैसे बाहर निकल सकती है और यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल था वो पूरे का पूरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बाकी जो लेकिन साकिब साहब, जितना हम पॉलिटिशियंस को या किसी और को ब्लेम कर रहे हैं सर, सॉरी टू कट यू, इस सारे अमल के अंदर खुद जुडिशरी कितनी जिम्मेदार है सर। पेंडेंसी देखें 60-60 हज़ार की केसेस की, नीचे लोअर कोर्ट्स के अंदर आप देखें सर। देखो, बैकलॉग और जुडिशरी के सिस्टम के कोलैप्स के बारे में मैं जुडिशरी को कभी सपोर्ट नहीं करने वाला और जुडिशरी का जो तारीखी किरदार है वो अभी आपके और मेरे सामने है। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर तो आज तक इन्होंने क्या किया, ये कैसे मुंतखब वज़राए आज़म को घर भेजते रहे, कैसे ये ट्रम्प टॉप केसेस बनाते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट जिस क्राइसिस और बहरान का शिकार है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का अपना किया धरा भी मौजूद है और उनका अपना तारीखी किरदार भी मौजूद है। कि असल बात यह है कि पहले तो जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर वज़राए आज़मों को कत्ल करती रही है, बाहर निकालती रही है, जलावतन करती रही है, लेकिन इस दफ़ा अगर उन्होंने थोड़ी सी सिंबॉलिक रेजिस्टेंस दी है तो उनके पर काट दिए गए। पहले तो सारी जुडिशरी की तारीख प्रो एस्टेब्लिशमेंट और अंडर द शेडो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ही उनकी सारी तारीख है। मैं इदारा अदलिया के इदारे को तारीख के उन जराइम से कभी बरी ज़िम्मा नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आइन के अंदर दिए गए हकूक़ की
अल्टीमेट कस्टोडियन और उनकी एनफोर्समेंट की पावर जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई है वो अदलिया को दी गई है। अदलिया को हमें एम्पावर करने की ज़रूरत थी कि वो डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़ी हो। अदलिया को एम्पावर करने की ज़रूरत थी कि वो गैर आइनी जो तरीक़ाकार है उसके खिलाफ खड़ी हो और वो लोगों के हकूक़ और राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी क्रिएट करे। जब उसने मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ फैसले देने शुरू कर दिए तो उन्होंने उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम उठाने शुरू कर दिए। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट उनकी मर्जी के मुताबिक चल रही थी कभी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ उनकी मानी जा रही थी। अब कुछ लोगों ने अगर जुर्रत के साथ रद्द अमल का मुजाहरा किया है और उस पर अपनी कमिटमेंट पे खड़े होने का उन्होंने कुछ इजहार किया है तो उसके नतीजे में जिस तरह पार्लियामेंट को कैप्टिव बना लिया गया है उसी तरह अदलिया को भी होस्टेज बना लिया गया है और थ्रू दीज अमेंडमेंट्स। और मुझे तो नहीं लगता कि ये जो आईनी तरमीम आई है ये वर्केबल भी होगी या नहीं। अभी इसमें कितनी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और ये कैसे स्ट्रक्चर होगी अभी आप देखते जाएं। मामलात को आखिरी राय तो नहीं दी जा सकती लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहरान से दूसरे बहरान में दाखिल होने की तरफ इशारा दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साकी साहब। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक दीगर मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम के बाद फिर खुशामदीद जदून साहब। इनफैक्ट जो आज ख़त सामने आया है बल्कि 2 सीनियर जजेस का जो चीफ जस्टिस को लिखा गया है बिलखसूस जो 26वीं आनी तरमीम से मुताल्लिक़ कहा गया है कि ये तो तय हुआ था कि फुल कोर्ट इसे सुनेगी, तो अब वाकई आपको लगता है या क्योंकि बेंच बन गया है तो मामला उस तरफ जाएगा, अब ये फुल कोर्ट के सामने नहीं आ सकता है? इस पे कोई कन्फ्यूजन है कि ये क्लैरिटी है एक तरह से? देखें, इस 26वीं तरमीम ने मैंने आपको ऐसा बताया ना कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। अभी देखें असद जो बात कर रहे थे कि अगर एक बेंच के पास केस जाता है तो वो कोई बंदा क्वेश्चन उठाता है जी कि ये आईनी मसला है और वो बेंच उससे एग्री नहीं होता, कहते नहीं जी ये आईनी मसला नहीं, हम डिसाइड करेंगे, तो उसकी अपील कहाँ पे सुनेंगे? फिर वो बंदा किधर जाएगा जो गरीब होगा कि मेरा आईनी मसला था लेकिन बेंच ने वो डिसाइड कर दिया है। ये देखें ना, इतने मसाइल बढ़ जाएंगे कि बंदा अभी तो इसको ऑपरेशनल होने दे, इस पर कितने मसले आते हैं। देखें, जिस लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट के पीछे इंटेंशन ठीक ना हो तो वो किस तरह आगे ठीक चलेगी। अब मैंने एक चैनल पे क्वेश्चन किया था, ये जो आईनी सरबराह बने हैं इन्होंने अपनी जजमेंट दी है जी कि आप मेरे साथी जो जज हैं उनका ऑर्डर ना माने, वो उन्होंने आइन की वायलेशन की है। आज वो दो जज जो हैं 3 उनके साथ बैठे हुए हैं उस बेंच में। तो ये ऐसा देखे ना, एक बंदा जो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के जजों का जी हुक्म ना मानो आप, ये तो मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। और जनाब अली, वो आज मेरे साथ एक वकील साहब थे तो मैंने कहा यार मुझे 2 जजमेंट भेज दो अमीनुद्दीन साहब की जो उन्होंने आइन की तशरीह की हो, शायद मेरी नज़र से ना गुजरी हो या मेरा इतना कोई 15 साल तो हो गए सुप्रीम कोर्ट में भी, तो इन्होंने कोई तशरीह की हो आइन की किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो को मुझे भेज दो। 2 जजमेंट हो सकता है हमें भी कोई इस्तिफ़ादा हो जाए उससे या कोई ज़्यादा चीज़ें सीख जाएँ। तो ये सारा गेम जो है ना, ये बिल्कुल जो है एक ख़ास मकसद के तहत बनाए। अब देखें अतर मिल्ला आनी बेंच में नहीं, आप जदून साहब ये कहना चाह रहे हैं कि महमूदुद्दीन खान साहब का कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये कम अज़ कम इस तरह के केसेस नहीं सुनते रहे माजी में? नहीं, देखें आप बेंच का सरबराह उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? बेंच के सरबराह के पास तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर आ गई है। आईनी बेंच का सरबराह जो है वो तो मतलब है, देखें दोनों जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी है वो दोनों का मेंबर है और चीफ जस्टिस एक कमेटी का मेंबर है। तो वो देखें ना, आप उसके पास तो ज़्यादा पावर आ गई। उन्होंने डिज़ाइन इस तरह किया है सारा सिस्टम। एक तो गवर्नमेंट देखो आज इनकी है, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी, परसों किसी और की होगी। तो ये जितना बैलेंस है ये गवर्नमेंट की फेवर में टिल्ट है। वो जितनी अभी देखें अपॉइंटमेंट भी होगी वो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, जो भी उनके पास मेंबरों की तादाद ज़्यादा है, उन्होंने बाय डिज़ाइन जो है ये काम किया है। तो ये तो जो आईनी दरारें पैदा होंगी, जो तफरीक आएगी, ये इसको फिल करते करते बड़ा टाइम लगेगा और बड़े मसाइल से लोग दो चार हो जाएंगे। अभी देखें ना, एक मर्डर ट्रायल हो रहा है, उसमें वो बंदा कहता है जी 10A का सवाल है जी आर्टिकल कि मुझे फेयर ट्रायल ही नहीं मिला। तो मर्डर ट्रायल अगर चला जाता है उसके पास आईनी बेंच के बाद, तो वो क्या करेंगे? ये तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा काम कर दिया जो बिल्कुल प्रैक्टिकेबल ही नहीं होगा। ये जो मर्जी करते रहेंगे जी, ये आईनी बेंच बना इनका। अभी ये जो रिजर्व सीटों का आया हुआ है डिसीजन, इसकी अपील कौन सुनेगा? इसका रिव्यू कौन सुनेगा? वो तो उसमें बेंच में जो बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने खुद डिसीजन दिया हुआ है।
तो ये मसले मसाइल बहुत क्रिएट हो जाएंगे इस चीज़ों से कि ये सोच समझ कर चीज़ें नहीं की, बल्कि एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास एंगल से इन चीज़ों को किया जा रहा है, जो यकीन करें जमहूरियत के लिए, कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित होंगी। ये मेरी नाकस ओपिनियन है, कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन मेरे अगर पॉइंट टेकन। मैं ज़रा असद को चाहूँगा ना शरीक गुफ्तगू। असद, इनफैक्ट ये सवाल यकीनी ले कि आप वकला से बात करते होंगे, जैसे कि 26 ईमानी तरमीम का मसला, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है या दीगर मामला अब किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो कहा गया है कि जो कमेटी बनाई गई, जो कमीशन बनाया गया है, ये तो परमानेंटली गवर्नमेंट को फेवर करते रहेगा, जो इक्वेशन है उनकी फेवर में जा रही है। तो ये फिर लग नहीं रहा कि जो आने वाले जजेस जिनकी अपॉइंटमेंट होने जा रही है, जो बेंचेस बनेंगे, ये तो सारे गवर्नमेंट की इमाम पे, उनकी मर्जी पे बना करेंगे। जी शिराजी साहब, अभी तो आज देखिए, आज तो एक मेंबर भी कम थे, तो फिर भी गवर्नमेंट की जो है वो जीत हो गई। ये जो क्रूशल वोट था जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का, ये अगर इन हुकूमत की तरफ ना आता तो टाई हो जाना था, 6-6 वोट दोनों साइड पे होते थे। लेकिन जो आगे अभी मज़ीद जो उसमें आएंगी एडिशन एक होना है, तो वो अब चूँकि ये अमीनुद्दीन साहब जो हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, ये आइनी बेंच के सरबराह होंगे, लेकिन ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस में भी हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑलरेडी मेंबर हैं। तो फिर इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो भी आ जाएंगे जुडिशल कमीशन में। हुए जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, ये भी वो जज है जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में 8 जजेस के का वो साथ नहीं दिया, और वो जस्टिस काजी फाइजीसा जो हैं उनके आप समझें कि 5 जजेस में शामिल थे वो। तो आप अगर थोड़ी सी अगर ये भी अगर आइंदा कोई अगर ये साथ हुकूमत का देते हैं तो फिर तो ज़्यादा जो है वो एक हो जाएगा, फिर तो 8 और 5 का जो है वो हो जाएगा। और दूसरी जो बात ये कि जो मुकदमात हैं, जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम आई तो अगले दिन मंसूर शाह साहब जो है उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये कुछ मेरे जो मैं चीफ जस्टिस नहीं बन रहा, तो उनके पास कुछ केसेस आए जो कि एपलेट जुरिस्डिक्शन के। अब देखें, 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि जो डायरेक्ट पिटिशनें आती हैं हाई कोर्ट में आ जाती हैं आर्टिकल 199 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में 184 वगैरह की जो आ जाती हैं, या जो हाई कोर्ट से जो अपीलें 185 की आ जाती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको समझा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी जैसे मर्डर ट्रायल है, कोई दीवानी मुकदमा है, उसमें भी पिटीशन में लिखा होता है कि आर्टिकल 7, आर्टिकल 9 जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, तो वो इस तरह का एक मैटर उनके पास आया तो उन्होंने कहा ये आर्टिकल 7 लिखा हुआ है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर बन जाएगा जी, ये तो हम उधर भेजेंगे। ये एक चीज़ शुरू में आएगी। और जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जो आज मैंने महसूस किया कि उसके अंदर ही जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वैसे तो हुकूमत और जो ये चाह रहे थे पीपल्स पार्टी और PMLN वाले कि हम एक आइनी अदालत बना दें, जिस पे JUI ने कहा नहीं आप बेंच बना दें, लेकिन जिस तरीके से उसको इख्तियारात दिए गए हैं जो इस तरह से जाएंगी, तो मुझे लगता है कि कल तंग आके जो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं वो कहेंगे कि भाई आप आग से अलग से आइनी अदालत ही बना लें, क्योंकि वहाँ पे ना वो अब पावर शेयरिंग जो है ना, वो एक इदारे में एक बंदा बाइख्तियार होना चाहिए। आप 3-4 चौधरी बिठा दें तो फिर वहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो ये वाले मामलात के आइनी केसेस जो हैं ये कौन सुनेगा और कैसे, 26वीं तो मेरे ख्याल में इधर जाएगी। लेकिन बात दूसरी फिर यही है कि अभी 7 जो मेंबर्स हैं उनमें से अगर 5 का बनाते हैं तो बाकी फिर उसकी अपील का जो है वो क्या होगा, सुनी जाएगी। ये बहुत सी चीज़ें जो कि अभी इन्होंने सॉर्ट आउट करनी है। बहुत शुक्रिया असद मलिक और साथ में जहांगीर चौधरी साहब। यकीनी तरची हुकूमत ये समझ रही है कि जो उनके प्लान था और जो वो करना चाह रहे थे वो अचीव कर चुके हैं, लेकिन इस गुफ्तगू के बाद लग रहा है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी बाकी हैं जिनको हल करना अब कर पड़ेगा। उसके बगैर शायद ये अदालती निज़ाम आगे बढ़ ना पाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अमेरिका के अंदर इंतखाबात क्या होने जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या कमला हैरिस आ रही हैं, ये भी आपके सामने कुछ रखेंगे तजज़िये एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। आज अमरीकी इंतखाबात के हवाले से वोटिंग का सिलसिला होगा और अमेरिका के अंदर करोड़ों लोग अपने राय का इजहार करेंगे। और पहली बार देखा गया है कि वहाँ पे अब तक कोई 8 करोड़ 20 लाख अफराद को कि प्री पोलिंग जो सहूलत एक होती है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तो बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर और जो अमरीकी सियासत है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आगा मोहम्मद सालेह साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए।
सर कुछ बताएंगे इस वक्त जो दोनों उम्मीदवार हैं बिलखसूस डेमोक्रेट और फिर रिपब्लिकन, इनके एक तो ये है कि वहाँ पे जो कैंपेन कहा जाता है, जो कैंपेन का स्लोगन होता है और जो इश्यूज होते हैं बुनियादी तौर पर एक टोन सेट करते हैं। इस वक्त जो जितने भी सर्वेज आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन जीतेगा, बड़ा नेक टू नेक चल रहा है। तो आप बताइएगा कि वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं गोया कि क्या होने जा रहा है, क्या हम समझें कि कोई तारीख बदलने जा रही है, दोबारा एक हारा हुआ प्रेसिडेंट वापस आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, या फिर कैमला हैरिस के इम्कानात ज़्यादा हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही साहब, अमेरिका का जो लैंडस्केप है अगर उसको देखूं और जो पिछले 4 साल के हालात हैं जो गुजरे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के और जो उनकी पॉलिसीज रही हैं टूवर्ड्स डोमेस्टिक पॉलिसी, टूवर्ड्स इंटरनेशनल पॉलिसी, तो उस पर तो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, वहां इख्तिलाफ है। कामला, पहली बात तो ये कि लोग प्रेसिडेंट बाइडेन को दोबारा री इलेक्शन की कैंपेन के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे विद इन द पार्टी, और चूंकि पार्टी के अंदर जो स्टॉलवर्ट्स हैं, जो कंट्रोल होते हैं, जो कांग्रेस के लोग होते हैं, डीएनसी है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी, ये फैसले करती है और फिर वो बाकियार लोग फैसले करते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीडर्स की जो लीडरशिप है उसको उस तरह से वो काउंट नहीं किया जाता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इसी तरह से इस दफा उन्होंने जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने 11th आवर पे, यानी जो उनकी ना सेहत थी ना उनकी कैपेसिटी थी कि वो इस कैंपेन को रन कर सकते, और लड़खड़ाते हुए बाइडेन जो है वो इस वक्त किसी बेसमेंट में है, कहाँ है नोबडी नोज, और कामला हैरिस जो है वो अब जिसे कहते हैं लाफ्टर के साथ और थैंक यू बोलती हुई, और कोई उनके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी चीज पे वो क्लियर स्टैंड ले नहीं सकती। अभी रिसेंटली उन्होंने 2-3 काम ऐसे और कर दिए जिससे और लोगों को इश्तियाल है, और वो ये है कि वो उन्होंने कहा कि वो मैं मारवाना को रिक्रिएशनल पर्पस के लिए लीगलाइज करूंगी। तो अमेरिका का जो लैंडस्केप है वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कामला हैरिस अमेरिका को चाइना प्री 1948 बनाना चाहती हैं, जैसे चाइना में ओपियम के मुतासरीन थे और पूरा चाइना अफीम के नशे में डूबा था, वो अमेरिकी अवाम को ये तोहफे में वो चीज देना चाहती है। तो ये जो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर है एक इख्तिलाफ है। फिर शाही साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हजार फलस्तीन को लेके जो कैंपसेस हैं जिसमें 18 से 30 साल की उम्र के नौजवान शामिल हैं, ये सब नौजवान जो हैं ये ना कामला से खुश हैं और ना ये सदर ट्रंप की पॉलिसी से खुश हैं, और एक मेजर अपसेट होता हुआ देख रहा हूँ मैं कि अमेरिका की तारीख में तीसरी पार्टी अपना वजूद क्रिएट कर लेगी, यानी उसको जन्म दे दिया जाएगा। पार्टियां तो बहुत सारी हैं इस वक्त, 4 ग्रीन पार्टी की बात कर रहे हैं शायद? जी, मैं लिबर्टेरियन एंड ग्रीन पार्टी की बात करूं कि उनके कैंडिडेट भी मौजूद हैं, और जो ग्रीन पार्टी से जिल स्टीन है वो उनका बड़ा क्लियर स्टैंड है उसके ऊपर फलस्तीन के और गजा की उस जेनोसाइड पे, और अगर 5% वोट को ले जाती है तो अमेरिका की एक तीसरी कुव्वत जो है वो खड़ी हो जाएगी। और लिबर्टेरियन पार्टी से चेस ओलिवर है, वो भी बैलेट पे मौजूद है। और लेकिन इस वक्त जो कैंपेन है, जो लोगों का ट्रेंड है वो, अच्छा ये वो लोग हैं जो फॉर लेफ्ट के थे, लिबरल थे, लेकिन इंसानी अलमिया और जेनोसाइड पे इनके अंदर की इंसानियत ऐसी जाग वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक हो गया डेमोक्रेट पार्टी को अपनी यूथ से। तो फिर मैं कैसे ये अज्यूम कर लूं कि कमला हैरिस का कोई प्लान है। अच्छा, लेकिन ये जो स्विंग स्टेट्स की बात की जाती है आगा साहब, इनफैक्ट आपको लगता है कि इस इलेक्शन में भी उनका एक डिसाइसिव रोल होगा, या आपको लगता है कि नहीं अब दीगर फैक्टर्स भी आ गए जिसमें मुस्लिम वोट भी है, फलस्तीन का इशू? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये स्विंग स्टेट्स रिवायत थी कि यहाँ इमिग्रेंट्स रहते हैं, कलर्ड लोग रहते हैं, ये इश्यूज बेस्ड बात करते हैं और ये किसी वक्त भी आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब स्विंग स्टेट्स में क्या हुआ कि 2020 में जो तारकीन वतन की तादाद थी जॉर्जिया में, नॉर्थ कैरोलिना में, पेंसिल्वेनिया में, एरिजोना में, नवाडा में, मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, ये काउंटेड लोग थे, यानी लेस देन 100,000। अब वहां पे जो रेशो है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी, जैसे मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो एंटर हुए हैं आपके अमेरिका में,
उनमें जो ओवरवेलमिंगली जिन लोगों को वहां बसाया गया है वो 400+% है, और एरिजोना और मिशिगन में तो ये 775% और 734% का इजाफा हुआ है। अब ये जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग गए हैं, ये इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं है, ये बुनियादी तौर पे आपने अपनी इकोनॉमी को बर्डन किया, और अमेरिका के अंदर जो लोग टैक्स पेयर हैं आपने उन्हें डिसग्रेंडल कर दिया, तो उन रियासतों के लोग भी तंग हैं। और फिर वो लोग जो सरप्लस थे उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में भेजा गया। अब न्यूयॉर्क सिटी बेसिकली एक ब्लू स्टेट है, डिफंड पुलिस का नारा 2020 से लग रहा है। कमला हैरिस जो है वो अब उसकी वो बन रही है चैंपियन कि वो डिफंड पुलिस कर देंगी, तो इसका मतलब है डिफंड पुलिस होगा तो क्या अमेरिका जराइम पेशा लोगों के हवाले कर दिया जाएगा? तो जिल्स टीम तो जीत नहीं सकती। तो जो समझदार लोग हैं, मिडिल एज लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई लेसर इवल, बाइडेन को वो नहीं देंगे, हम ट्रंप को वोट देंगे। तो ट्रंप के जमाने में बहरहाल फिर भी हालात अच्छे थे, इकोनॉमी बेहतर थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब 2020 में वो जो इलेक्शन लड़ रहे थे तो गैस प्राइस वाज $1.97 पर गैलन इन न्यूयॉर्क। अब वो 3 टाइम्स ऊपर है, ग्रोसरी की प्राइसेस ज्यादा है। जो डेमोक्रेट्स के दौर में यकीनी तौर पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, इकोनॉमी पे बर्डनाइज हुई है, लेकिन एक जो और फैक्टर कहा जा रहा है आगा साहब के वहाँ पे शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो चीन हो, रूस हो या ईरान जैसे मुल्क को ब्लेम किया जा रहा है कि शायद वो भी अमरीकी इलेक्शन के ऊपर सदअंदाज हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये फैक्टर भी है और ये भी कहीं अपना रोल प्ले करेगा डेमोक्रेट्स को? ये पॉलिटिकल रेटरिक है, ये सियासी नारे हैं, और अमेरिका के निज़ाम में ऐसी मुदाखलत मुमकिन नजर नहीं आती कि ईरान मुदाखलत करेगा या रशिया करेगा या चाइना करेगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, और चूंकि उसके एविडेंस देने होते हैं। ये नहीं है कि मैंने ब्लेम गेम है कि उधर से भी इल्जाम लग रहा है, इधर से भी इल्जाम लग रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाइना अमेरिका का ट्रेड पार्टनर है। हाँ, सदर ट्रंप का एक इशू है वो टैरिफ के ऊपर, और उस टैरिफ के हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं जो लीजिटिमेट है, वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सदर ट्रंप एक रासिकुल अकीदा मजहबी आदमी है, यानी ईसाई हैं, और 12 उनकी जहाँ भी कैंपेन चल रही है उस कैंपेन में वो दुआ भी होती है और वो सब लोग मौजूद होते हैं। तो लेकिन लास्टली क्योंकि सेगमेंट का आखिरी हिस्सा है तो मैं क्विकली आपसे जानना चाहूंगा कि टर्न आउट आप अनप्रेसिडेंटेड देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो इलेक्शन है उस पर टर्न आउट अच्छा खासा रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब नए रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, लोग बाहर निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे? जी, नए रिकॉर्ड भी बनेंगे, और एक और चीज है कि इस वक्त हम अनडिक्लेयर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर में खड़े हैं। इस इलेक्शन के नताइज अगर 6 नवंबर की सुबह को ग्रीड एंड कंसीड नहीं होता तो फिर ये होगा एक लंबा मरहला होगा जिसमें 6 जनवरी भी आएगा, 20 जनवरी भी आएगा, और इस दफा तो दोनों में से कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप ने डीप स्टेट को चैलेंज किया है, और अमेरिका की डीप स्टेट CIA नहीं है, पेंटागन नहीं है, वो डीप स्टेट जो है वो एक मुख्तलिफ डीप स्टेट है। और चूंकि आपका वक्त कम है, मैं इस पर फिर किसी वक्त बात करूंगा। बहुत शुक्रिया आगा मोहम्मद साले साहब, बड़ी तफसील से कि अमरीकी इंतखाबात में वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कलीदी रोल प्ले करेंगे, और अभी तक के यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कौन सा उम्मीदवार इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगा। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।